So hello guys, I hope you are able to gain the concept that I am teaching here. किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहती है, प्लीज फील फ्री टू कम अप विद योर प्रॉब्लम, राइट? सो हमने कल फर्स्ट पार्ट किया था इस वीडियो का, वेयर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स and also what is the difference between micro and macro. I am assuming that by now all your concept regarding both the topics are clear and we are now further moving ahead in this chapter, right? So we have next the scope of microeconomics and the significance of macroeconomics, right? So first we'll be doing the scope. जब मैं बोलती हूँ स्कोप का मीनिंग क्या है बच्चों? जब अगर कोई भी नॉर्मल टर्म से हम रिलेट करते हैं पहले चीज, ठीक है? अगर मैं बोलती हूँ क्या स्कोप है कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम चूज करूँ, राइट? मतलब अगर मैं इस कॉमर्स फील्ड को चूज करती हूँ तो उसका मेरा फील्ड का एरिया ऑफ स्टडी क्या रहेगा, राइट? ये फील्ड किस बारे में है, क्या मेरी आगे कल को अपॉर्चुनिटीज है जॉब के लिए, राइट? तो सिमिलरली अगर हम स्कोप की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्कोप में मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज के बारे में बात करेगी, क्या एरिया है इसकी पढ़ाई का, या क्या किस चीज को ये स्टडी करेगी, राइट? सो स्कोप रेफर्स टू द फील्ड ऑफ स्टडी और द एरिया ऑफ स्टडी, राइट? वे कौन सी फील्ड को पढ़ेगी और कौन से एरिया को ऑफ इकोनॉमी को हम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टडी करेंगे. आई होप द मीनिंग ऑफ स्कोप इज क्लियर. तो टॉकिंग अबाउट द इश्यूज नेक्स्ट. इश्यूज मतलब क्या कुछ चीजें ये कवर करती है इन इट. जब हम स्कोप की बात करते हैं, ये तो हो गया एक ओवरऑल आइडिया कि ये फील्ड है, ये एरिया है, हम इसमें ये करेंगे, राइट? लेकिन इश्यूज क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर. अब छोटा सा एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बच्चे हैं, आपने लिया कॉमर्स स्ट्रीम ली, ओके? तो स्कोप आपको पता है क्या है आपने कॉमर्स ली, लेकिन इश्यूज क्या है उसके अंदर, आप क्या क्या पढ़ोगे. इट इज योर बिजनेस स्टडीज, economics, accountancy, English. So these are the subjects that you will be studying there, right? So similarly, macroeconomics के scope के अंदर what are the issues that we will be studying here are as follows. Also guys, the examples that I give you here to make the concept clear, make sure you do not write the same example in your exam, okay? So these example are just to make the things clear to you all. That's it. तो आपको वो example नहीं लिखना है इसमें. You need to be very specific what the question demands. Or in coming time we'll also practice the answer writing. Okay. Now talking about the issues, the macroeconomics, the issues that are under the scope of macroeconomics. Number one is it helps in the estimation of national income and the related aggregate. Okay, national income के लिए यहाँ NY यूज किया है. Y here represents the income, right? तो हम बात करते हैं सबसे पहली बात, एक तो हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, एस्टिमेट करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल है. उसके अलावा जो नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स हम निकाल सकते हैं, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम निकाल सकते हैं, लाइक जीडीपी, एनडीपी, उस चीज को भी कैलकुलेट या एस्टिमेट करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रियली हेल्पफुल. तो हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज दिस नेशनल इनकम. ओके, तो नेशनल इनकम हम किसको बोलते हैं? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. मतलब जो लोग हैं जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं, नॉर्मल रेजिडेंट हम किसको बोलेंगे? जो बाय बर्थ इंडियन है, राइट? या जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू से ही अब हमारे देश में है. हम एग्जांपल ले रहे हैं इंडिया का ताकि आपको नेशनल इनकम समझ में आए, राइट? तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन कहलाएगा? जो यहाँ रहता है, जिसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ हमारे नेशन में सिचुएटेड है, राइट? सो इन सारे नॉर्मल रेजिडेंट्स, एक रेजिडेंट हो ना, बहुत सारे हैं हमारे नेशन, तो उन सब नॉर्मल रेजिडेंट्स की जितनी भी फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम मतलब किसी के पास जमीन है तो लैंड है तो उनको रेंट आता है, कई लोग एज वर्कर्स काम करते हैं तो उनको वेजेस आती है, कुछ लोग जैसे कंपनी में है तो उनको प्रॉफिट आता है, राइट? सो उन सब की फैक्टर इनकम, इस सब को हम फैक्टर इनकम बोलेंगे. इन सब की फैक्टर इनकम जो ये लोग अर्न कर रहे हैं उन सब का टोटल करेंगे ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. दिस इज अगेन अ कीवर्ड. एक पर्टिकुलर साल के
तब हम इनको सम टोटल कर देंगे सब चीजों का, दैट विल गिव अस द नेशनल इनकम। आई होप इट इज क्लियर। सो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों को। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। ओके, तो नेशनल इनकम एक कॉन्सेप्ट है, रिलेटेड एग्रीगेट मतलब उससे हम कुछ और कॉन्सेप्ट भी डिराइव करते हैं, निकालते हैं, जो हमें हेल्प करता है हमारी इकोनॉमी को समझने के लिए, राइट। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे, जीडीपी हो गया हमारा, एनडीपी हो गया हमारा। तो हम जीडीपी की जब हम बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? जितने भी गुड्स हमारे इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, विच गुड्स, द फाइनल गुड्स, उन सब की वैल्यू को हम सम टोटल करते हैं तो हमें जीडीपी मिलता है। और अगर उसमें से हम डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब तो हम किसी चीज को यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है, ओके, मैं उस मशीन को यूज कर रही हूँ, विथ टाइम 1 साल के बाद क्या मेरी वो नई मशीन रहेगी? नहीं, क्योंकि उसमें वियर एंड टियर का कॉस्ट आ जाएगा। मैं यूज कर रही हूँ, क्या पता कभी मशीन खराब हो जाए, कभी उसमें वो ढंग से ना चले, या मुझे उसमें ऑयलिंग करनी पड़ रही है ताकि वो ढंग से, तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं जीडीपी से, तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जब हम उस डेप्रिसिएशन को, जो वियर एंड टियर कॉस्ट है, उसको ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलता है जीडीपी का कॉन्सेप्ट। ओके, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है। इन आर कमिंग चैप्टर हम पूरे फॉर्मूलाज अच्छे से करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ आप ये समझो कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस में हेल्पफुल है। एक तो नेशनल इनकम फाइंड आउट करने में हेल्पफुल रहती है, और ऑल्सो हम इससे जो रिलेटेड डिराइव करते हैं कॉन्सेप्ट लाइक जीडीपी, एनडीपी, उसको भी हम निकाल सकते हैं। और बच्चों ये जरूरी क्यों है? नेशनल इनकम फाइंड आउट करना क्यों जरूरी है? क्यों रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए? ताकि हमें पता चले व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ आवर इकोनॉमी, राइट। तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, क्या हम डेवलप्ड नेशन है, क्या हम अंडर डेवलप्ड है, क्या हम डेवलपिंग है। So all of these factors are important to know the status of the economy. Next we have theory of employment. Employment word समझ के आप क्या समझते हो? बेसिक वर्ड है रोजगारी, किन किन लोगों के पास काम है। तो अपार्ट फ्रॉम नेशनल इनकम तो पता चलती है हम, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि नेशनल इनकम कैसे निकालनी है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट लाइक जीडीपी, एनडीपी, ये कैसे निकालने हैं। उसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि हम एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी भी पढ़ सकते हैं अगर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से आती है। ओके, तो इसके अंदर हम पढ़ाई करते हैं थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है, सब ने बताया है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। और उसके साथ हम एक मेजर प्रॉब्लम जो हमारी इंडिया में भी है, हमारी इकोनॉमी की भी एक मेजर प्रॉब्लम विच इज अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेरोजगारी। ओके, तो जब मैं आपको बता रही थी डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तब मैंने आपको बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। जब हम एट लार्ज किसी चीज को पढ़ते हैं, इकोनॉमी एज ए होल को स्टडी करेंगे, राइट। तो मैंने उधर आपको बताया था ना सिर्फ हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, बल्कि हम गवर्नमेंट के रोल की भी बात करेंगे यहाँ, एंड ऑल्सो द सोल्यूशन, भाई उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, राइट। सिमिलरली यहाँ भी हम प्रॉब्लम का, जो हमारी प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उसके कॉजेज क्या, रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में है, इसके लिए क्या रेमेडीज या क्या सॉल्यूशंस हैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए हमारी। ओके, क्या चीजें हैं, क्या रेमेडीज हैं, या क्या स्टेप्स हैं जो आज के टाइम, प्रेजेंट टाइम में हम फॉलो करते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ दिस विल बी स्टडिंग इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। And talking about the unemployment thing, there is very important theory which is the Keynesian theory, right? And this is a very important theory that you will be studying in your higher classes. अभी बस ये याद रखना, केन्जियन एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने बहुत सारी थियोरीज दी हुई है, right? So talking more about the scope of macroeconomics, हम मैक्रोइकोनॉमिक्स में थियोरी ऑफ मनी के बारे में ही बात करते हैं। थियोरी ऑफ मनी मतलब कैसे पैसे क्रिएट किए जाते हैं इकोनॉमी में, कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं कमर्शियल बैंक, कैसे मनी क्रिएशन के बाद मनी सर्कुलेट करता है इकोनॉमी में, राइट। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेंगे,
किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक को लोन मिलेगा, राइट? सो दीज आर ऑल दी थिंग्स रिलेटेड टू द थियोरी ऑफ मनी, ओके। एंड ऑल्सो इसके अंदर हम बात करते हैं हमारा रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब नेशनल बैंक क्या है, हमारे नेशन का जो मेजर बैंक है, जो सारी करेंसीज वगैरह प्रिंट करता है, या उसके मनी रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, या मॉनेटरी पॉलिसी मतलब रिगार्डिंग द मनी जो पॉलिसीज बनती है, वो सब कौन हैंडल करता है? हमारा सेंट्रल बैंक। और हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द आरबीआई, राइट? सो इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेटिंग द मनी। तो हमें क्या क्या चीज पढ़ी है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट को पता लगाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलता है, एंड नाउ थर्डली हमें थ्योरी ऑफ मनी के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है इफ वी स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। Also, in my yesterday's video, I was saying that macroeconomics is not only about studying the problem, but also finding the solution. और solution कैसे निकलेगा? रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, और रोल ऑफ गवर्नमेंट की तब हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द गवर्नमेंट बजट। बजट आई होप आप लोग को पता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है इकोनॉमिक्स में कि एनुअल बजट ऑफ आवर नेशन इज प्रेजेंटेड बाय होम and on which date. So guys, this is your homework. You need to do it. Tomorrow I'll check it, and also I'll give you the answer of this question if you are not able to find it out, right? तो आपको ढूंढना है कि हमारा गवर्नमेंट बजट कब प्रेजेंट किया जाता है, कौन प्रेजेंट करता है और कौन सी डेट को प्रेजेंट किया जाता है, राइट? तो रोल ऑफ गवर्नमेंट में हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की। बजट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पूरे साल की कि सरकार कितना खर्चा करेगी या सरकार को कितना रेवेन्यू वापस आएगा, ओके। खर्चा मतलब सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के भलाई के लिए सरकार कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा करेगी, डिफेंस पे कितना खर्चा करेगी, रेलवेज पे कितना खर्चा करेगी, वेरियस अदर पॉलिसीज पे कितना खर्चा होगा। वे एज ये तो था हमारा एक्सपेंडिचर पॉलिसी। फिर होते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कहाँ से सरकार को पैसा मिलेगा। टैक्सेशन पॉलिसीज हो जाएंगी हमारी, कितने रेट ऑफ टैक्स रहेगा, टैक्स की भी डिफरेंट स्लैब्स हैं हमारी, राइट? जीएसटी तब से आया है, डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट की स्लैब है। तो इन सब चीज के बारे में हम किस में बात करते हैं बच्चों? हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट में, है ना? तो हम इसमें बात करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा व्हाट इज अ गवर्नमेंट बजट, एंड ऑल्सो व्हाट इम्पैक्ट डज द गवर्नमेंट बजट हैव ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे इकोनॉमी में हो रही हैं, इस बजट का क्या रोल रहता है उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ओके। ऑल्सो वी स्टडी द थियोरी ऑफ प्राइस लेवल। प्राइस लेवल मतलब कौन से प्राइस पे चीजें बिकेंगी, हम प्राइस पता लगाते हैं। तो इसके अंदर मेजरली हम दो चीज की बात करते हैं, एक है बच्चों इन्फ्लेशनरी गैप, दूसरा है डिफ्लेशनरी गैप, ओके। इन्फ्लेशन कल भी बताया था, इन्फ्लेशन इज राइज इन प्राइस, जब हमारा प्राइस इंक्रीज करेगा, ओके। राइज इन प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशनरी गैप मतलब जब हमारी एग्रीगेट डिमांड, तब लोग किसी गुड या कमोडिटी को या किसी सर्विस को ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और पीछे से उसकी सप्लाई इतनी नहीं है, देयरफॉर क्या होगा? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हो, सपोज आपको कोई शूज खरीदने हैं हमारे यहाँ लोकल से, नरवाना से, राइट? तो आपको अगर शूज बाय करने हैं, आपने देखा मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही शॉप है जिसके ऊपर एडिडास ब्रांड के शूज मिलते हैं, ओके। आप जाओगे, आपको पता है एक ही शॉप है जहां से आपको एडिडास शूज मिल सकते हैं, राइट? तो आप उस शॉप पे जाओगे, शॉपकीपर अपना मार्जिन कैसे रखेगा? क्या आपको उसी प्राइस पे शू मिलेगा? नहीं, कुछ तो शॉपकीपर भी तो कमाएगा ना, तो वो अपना प्राइस कैसे रखेगा? द प्राइस विल बी ऑब्वियसली हाई, क्योंकि लोगों में डिमांड ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं जो एडिडास शूज खरीदना चाहते हैं और जगह सिर्फ एक है। इस केस में क्या है? डिमांड क्या है हमारी? ज्यादा है और सप्लाई कम है। छोटा सा एग्जाम्पल है, तो ऑब्वियस है किसी चीज की डिमांड अगर ज्यादा है और सप्लाई नहीं है तो उसका प्राइस हमेशा ज्यादा ही रहता है, और अगर प्राइस ज्यादा होगा तो हमारा क्या आएगा? इन्फ्लेशनरी गैप, ओके।
फिर बात आता है इसकी ऑपोजिट, डिफ्लेशनरी। डिफ्लेट करना मतलब हवा निकाल दो भाई उसकी, तो मतलब यहाँ क्या होगा, प्राइसेस गिर जाएंगे हमारे बिल्कुल ही। ओके, तो यहाँ क्या है, सप्लाई भरपूर है। ओके, सप्लाई इज मोर देन द एग्रीगेट डिमांड। आप बाजार में जाओ, अगर आपको जो पेयर ऑफ शूज खरीदना है वो हर दुकान पे अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, तो उसका प्राइस कंपैरेटिवली आपको ठीक ठाक मिलेगा एज दैट ऑफ दैट एडिडास शूज, राइट। तो जब हमारे प्राइस कम होंगे, या मतलब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, बिल्कुल इन्फ्लेशन के उल्टा हो जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब तब ज्यादा होगा, और डिफ्लेशन मतलब हवा निकालोगे, डिफ्लेट कर दोगे मतलब कम हो जाएगा। क्या चीज कम होंगे यहाँ, प्राइस, उसको हम पढ़ेंगे। और ऑल्सो हमें पता चलेगा एक इक्विलिब्रियम प्राइस क्या रहना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द थियोरी ऑफ प्राइस, जो हम मैक्रो में कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ऑल्सो गाइज, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार 1 मार्कर में आ जाती हैं, या ट्रू एंड फॉल्स में, या एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लेते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप क्या है। नीचे कंडीशन दी होती है एंड यू नीड टू मार्क द राइट ऑप्शन। तो इन्फ्लेशन में हमेशा एग्रीगेट डिमांड इज मोर, एंड डिफ्लेशन में उसका उल्टा है, एग्रीगेट सप्लाई इज मोर। आई होप टिल नाउ all the concepts are clear. And lastly, we talk about the exchange rate and balance of payment. Exchange rate में क्या पढ़ते हैं हम, इंटरनेशनल मनी मार्केट की बात करेंगे। ओके, जहां हमारे एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा। बच्चों, व्हेन आई से एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को हम एक्स से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, और इंपोर्ट को हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। so that it is not very hectic for the students to again and again write export पूरा पूरा, import पूरा पूरा। ओके, तो एक्सचेंज रेट क्या होगा जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब हम कोई भी चीज अपने देश से दूसरे देश भेजते हैं। ओके, एक्सपोर्ट मतलब पहले हमारे पास थी, अब हमने उसको एक्स कर दिया, मतलब कहीं और भेज दिया है, राइट। इंपोर्ट मतलब इन से याद रखना, इन और इम। ओके, इन मतलब हमारे देश में आएगा, बाहर से हमारे देश में आएगा, राइट। सो एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल मनी मार्केट में क्या रेट होना चाहिए जिससे हम ट्रेड अपनी फंक्शन कर सके, और कैसे एक बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहे। मतलब ये ना हो कि सिर्फ इंपोर्ट ही इंपोर्ट हो रहा है, हम तो नुकसान में चले जाएंगे, हमारी तो कोई कमाई नहीं ना, हम तो सिर्फ बाहर से खरीद रहे हैं, हमारा कोई सामान ना खरीदे, या फिर हम सिर्फ एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट करें, हम बहुत फ्लरिश करते जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। दोनों चीज बैलेंस में चलेंगी। कुछ चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हम बाहर से खरीदेंगे, कुछ चीजें हैं जो हमारे पास हैं, जो हम दूसरों को देंगे, देयरफॉर एक बैलेंस बना के चलेंगे। तो इसकी थ्योरी भी हम पढ़ेंगे मैक्रो में कि एक्सचेंज रेट क्या रहेगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे मेंटेन होगा। देन वी हैव द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस मतलब क्या इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ओके, नंबर 1 थिंग इज इट हेल्प टू गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमी के बारे में हमें बताता है कि क्या कुछ है हमारी इकोनॉमी में, कौन सी प्रॉब्लम है, कितनी नेशनल इनकम है, सरकार क्या कर रही है, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, बजट क्या है। सो ऑल ऑफ दिस डिस्क्राइब व्हाट अ इकोनॉमी इज ऑल अबाउट, हमारी इकोनॉमी कैसी है, राइट। देयरफॉर इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये हमें बताती है, इट गिव्स अस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। ओके, देन वी हैव इट आल्सो प्रोवाइड अस विद द रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें पता है हमारी इकोनॉमी में कितनी इनकम है, लोगों के पास कितना पैसा है, क्या प्रॉब्लम्स है, सरकार क्या कर रही है, तो उससे हमें एक रास्ता पता चलता है कि जो हमारी नेशन है, हमारी इकोनॉमी है, वो कौन से पाथ पे चल रही है, कौन से रास्ते पे है, क्या उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, क्या ग्रोथ नहीं हो रही, कितनी डेवलपमेंट है या नहीं है डेवलपमेंट। ओके, देयरफॉर जितनी भी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट है, क्या हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड है, क्या हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है, या हम डेवलपिंग स्टेज पे है, मतलब भी चल रही है प्रोसेस। ओके, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए वी ऑलवेज इम्प्लीमेंट और मेक आवर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। जैसे हमारी इकोनॉमी की नीड होती है उसके हिसाब से हम वेरियस प्रोग्राम बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, सो दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ कैन बी अचीव्ड।
एंड देन वी हैव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब भाई कितना अच्छी इकोनॉमी है, कितने मतलब अगर कुछ भी हो जाए तो इकोनॉमी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके जैसे आज का टाइम है, कोरोना टाइम चल रहा है, इकोनॉमी में एकदम स्लो डाउन आ गया, सब चीजें एकदम स्लो डाउन हो गई है, उसको हम बोलते हैं रिसेशन। ठीक है, रिसेशन आ गया है, स्लो डाउन आ गया है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, कि इकोनॉमिक की अभी प्रेजेंट कंडीशन कैसी है, इज इट स्टेबल और नॉट। जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो दो तरह की पॉलिसी की बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। ओके फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन आ जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहेगी, कितने पैसा हमारे इकोनॉमी में सर्कुलेट होना चाहिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, ये सारे रिगार्डिंग द पॉलिसीज रिगार्डिंग द मनी। मनी से मॉनेटरी पॉलिसी आता है बच्चों। तो ये वाली जो पॉलिसी है मनी वाली, कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक कौन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेयर एज जितनी भी सरकार की पॉलिसी है, जैसे कि आज के टाइम पे आत्मनिर्भर करके प्रोग्राम चलाया पीएमजी ने, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली किस किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट होगा। तो ये जितनी भी सरकार की पॉलिसीज हैं वो सारी पॉलिसीज बच्चों आएंगी फिस्कल पॉलिसीज में। ओके जैसे कि हमारे इकोनॉमी को फिर से स्टेबल किया जा सके। आज के टाइम जैसे रिसेशन चल रहा है, तो अब क्या पॉलिसीज रहेंगी, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि नहीं करेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कन्वीनियंट रखेगा ताकि लोगों को नुकसान ना हो, लोगों के हाथ में पैसा बच जाए, सरकार क्या स्टेप लेगी ताकि लोगों के पास पैसा आए, उनका वेलफेयर हो सके। So all of this policies include the monetary policy, मॉनेटरी करती है हमारी सेंट्रल बैंक, फिस्कल पॉलिसी करते हैं हमारी सरकार। तो एक इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए, so that कोई भी कंडीशन हो तो हमारी इकोनॉमी ना डगमगाए, उस चीज को स्टेबल करने के लिए हम दो पॉलिसीज पढ़ते हैं। एंड कहां से हमें पता चलते हैं इन पॉलिसीज के बारे में, फ्रॉम दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि हमें पता चलता है इकोनॉमी के बारे में, क्या है हमारी इकोनॉमी, कौन से रोड मैप पे चल रही है और क्या हमारी इकोनॉमी स्टेबल है कि नहीं। सो अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझो, इन आवर कमिंग चैप्टर विल बी स्टडिंग ईच ऑफ दिस that I have described here in the significance as well as in the scope. We'll be studying in our coming chapter in detail. Okay. फिर हम बात करते हैं यहाँ बीओपी स्टेटस, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस क्या रहता है। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो हम उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ही लेते हैं। हमारी इकोनॉमी को इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर करते हैं, भाई हमारे नेशन एज कंपेयर टू अदर नेशन कहाँ स्टैंड करता है, राइट। एक और कॉन्सेप्ट आता है बीओपी के साथ, एक आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके गाइस, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी ये भी आप कमिंग चैप्टर्स में पढ़ोगे, लेकिन आप यहाँ ये समझना कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट कितनी कैपेसिटी रखते हैं एक्सपोर्ट करने की, और इंपोर्ट जो कि जरूरी है हमें बाहर से करने के लिए, उसकी बात करता है, राइट। तो इन दोनों में भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो हम कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये समझना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है। इट ऑल्सो टेल अस अबाउट द बीओपी स्टेटस एंड ऑल्सो टू मेजर कॉन्सेप्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी सिर्फ इतना समझो, डू नॉट रश, भी ये कॉन्सेप्ट है क्या, कमिंग चैप्टर्स में विद टाइम विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी वेरी वेल। नेक्स्ट वी हैव मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉवर्टी जैसी जो मेजर प्रॉब्लम है, ऑल्सो जो हमारी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है विच इज अ मेजर कंसर्न, हम इन इशू के बारे में भी बात करते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन इश्यूज को के ऊपर हम मैक्रो मॉडल्स लगाते हैं, भी कौन सा मॉडल अप्लाई किया जाए सो दैट हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। This also will study in our coming chapter. Then it also helps in the policy formulation. जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स हैं हमारे, राइट, सो ये वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट मीन्स टोटल ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है।
तो एग्रीगेट कंजम्पशन कितनी हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितना हो, एक्सपेंडिचर कितना हो, राइट। तो इन सब चीजों के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। एंड अकॉर्डिंगली हमें पता है कि कितनी हमारी डिमांड है, कितनी सप्लाई होनी चाहिए, कितने लोग उसको कंज्यूम करना पसंद करते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट लोग किस एरिया में कर रहे हैं और कितना खर्चा हो रहा है। ओके, इन सब चीजों के बारे में पता होगा तो इट विल बी इजियर टू फॉर्मुलेट दी पॉलिसी, मतलब इजी हो जाता है उसके बारे में पॉलिसी बनाना। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ डॉक्टर, मुझे पता है कि सामने वाले को फीवर है, राइट, मैंने चेक किया, मुझे पता चला फीवर है, तो मुझे इजी है ना कि मैं उसको दवाई दे सकती हूँ कि अच्छा फीवर है, आई शुड गिव हिम द मेडिसिन अकॉर्डिंगली, बुखार के हिसाब से। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं सामने वाले पेशेंट को बुखार है, will I be able to give him the medicine? Answer is no. तो similarly यहाँ भी है, macroeconomics it help us to know the variable, macroeconomic variable like aggregate demand, aggregate supply, consumption, investment, expenditure and many more, which help us further in formulating the policies due to which our economy will flourish, will grow and will be part of path of development. तो नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट गाइस। कंक्लूजन में हमें यही है बस कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। इन आर इकोनॉमी देयर आर वेरियस इमर्जिंग चैलेंजेस, हर दिन कोई ना कोई न्यू चैलेंज आ रहा होता है इकोनॉमी में। ओके, एंड इन चैलेंजेस के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक डेटा ओनली। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स एंड थियोरीज, ये सब हमें हेल्प करती हैं टू ओवरकम इमर्जिंग, जो आ रहे हैं रोज रोज नए चैलेंजेस इन आर इकोनॉमी, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। ओके, चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, काम नहीं है, रोजगार, बेरोजगारी है लोगों में, राइट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, बहुत ही मेजर कंसर्न है हमारे यहाँ। सो वी हैव अनदर प्रॉब्लम लाइक प्राइस राइज हो जाता है, लोग खरीद नहीं पाते इन चीजें, एंड वेरियस अदर थिंग्स जो हम चैलेंजेस हमारी डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, उनको हम, वो कैसे एविडेंट है, कैसे हमें पता चल रहा है, इट इज ओनली थ्रू द मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये सब बताती है, तभी हमें पता है कि ये सब चैलेंजेस हैं हमारे। ओके, सो दैट वाज इट फॉर द वेरी फर्स्ट चैप्टर गाइस। We have completed our chapter number 1 of macroeconomics, which is all about the introduction. And in my next video, we'll be discussing the important question from this chapter, the questions that have come in previous year from this chapter, and also very important do's and don'ts of this chapter. क्योंकि एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उस कोई भी ऐसा स्कोप नहीं छोड़ना चाहते जहां से आपको 1 मार्क भी लूज हो। ओके, so we'll be covering entirely each and every important question from this chapter. I'll also tell you to mark in between the lines from the chapter tomorrow in my next